हेलो दोस्तों, स्वागत है। अपन जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे से अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वापस। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी को देखिए। ढांचा समीकरण के बारे में अपन ने देखा था, ठीक है ना। ढांचा समीकरण तक अपन पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। 9th क्लास के अंदर आप एक लॉ पढ़ करके आते हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, ये आपको याद होगा। तो मैं आपको वहां पर बता देता हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। ना तो एक्स्ट्रा बन रही है ना कम हो रही है उसमें से। मान लीजिए कि आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आपके लिए, आपके घर पे या मिक्सर है या कोई भी XYZ चीज़ है, या मान लो कि आप कोई गेहूँ पिसवाना है आपको और उसका आटा बनवाना है, तो आप 5 किलो आटा डालोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 4 किलो निकल जाएगा या 6 किलो निकल जाएगा। जितना आप डाल रहे हो उतना ही आपको डिलीवर होगा। जितने गेहूँ आप दोगे आटा पीसने के लिए उतनी ही आपको आटा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो निर्माण हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई भी चीज के अंदर आप जितनी चीज डालोगे, यानी कि जितने आप क्रिया कारक लोगे, क्रिया कारक क्या है, जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले जितने भी अपने, वो क्रिया कारक है। जितने क्रिया कारक इधर रहेंगे, अपन को मिलने वाले जो क्रियाफल है वो सेम रहेगी, उनकी काउंटिंग बराबर रहेगी। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये क्या है, उत्पाद, ठीक है ना। अब इसका जो काउंटिंग होगी, कुल द्रव्यमान होगा, वो इन्हीं के अभिकारकों के बराबर ही होगा। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं और इसके बारे में अपन जानेंगे। इसको संतुलित करने के स्टेप बाय स्टेप चीजें अपन सीखेंगे। जैसे कि आपकी बुक के अंदर ये 2 समीकरण भी दे रखे हैं और भी बहुत सारे समीकरण दे रखे हैं, उनकी भी अपन प्रैक्टिस कर देंगे साथ में, ठीक है। सबसे पहले अपन इनको देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। आपको 2 चीज दे रखी है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक जो आपको दे रखा है ना, इनकी काउंटिंग अगर आप मोटे तौर पे देखते हो तो आप इनको जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, हाइड्रोजन साथ में भी है। अब उधर उस साइड में क्या बन रहा है, सबसे पहले अपन इस साइड के क्या क्या तत्व हैं अपने पास में उनको जोड़ लेते हैं। जिंक है सबसे पहले तो अपने पास में, जिंक कितना है यहाँ पे, 1 है। इसी तरह से H2SO4, H2 कितना है, 2 है। SO कितना है, 4 है SO। तो जो यहां पे अपन को मिल रहा है ना, वही सेम चीजें वहां पे मिल रही है, तो ये तो कहलाएगी संतुलित समीकरण। और अगर ये चीजें सेम नहीं मिलेगी उस साइड में, तो ये असंतुलित समीकरण हो जाएगी। तो इधर देखो, जिंक कितना है यहाँ पर, 1 दे रखा है जिंक, जिंक ये अपना 1 ही है यहाँ पे। SO4 कितना है यहाँ पे, देखो SO4 दे रखा है 4, SO4 इधर भी 4 दे रखा है। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, हाइड्रोजन दे रखे हैं 2, H2 इधर भी 2 दे रखा है। तो ये अपनी संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। इसको संतुलित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगली जो आपको एक्सरसाइज के अंदर दे रखी है किताब में, वो दे रखी है Fe+H2O, Fe+H2O की एक रिएक्शन दे रखी है। और इसके साथ में इसका निर्माण किसका कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है Fe3O3H2O का। आप सबसे पहले तो चेक कर लेते कि ये समीकरण किस टाइप की है, संतुलित है कि नहीं संतुलित है, ठीक है ना। यहां पे देखो ये Fe दे रखा है आपको 1, H दे रखा है आपको 2, O मिल रहे हैं आपको 1। इधर चलोगे आप, H तो आपको सॉरी Fe तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 3, O मिल रहा है यहाँ पे 3 और H मिल रहे हैं आपको 2। यहाँ पे देखो Fe 1 है, Fe 3 है, 1 में फर्क आ गया, ठीक है ना। सॉरी O4 होगा, है ना, O4 होगा यहाँ पे। यहीं से फर्क आ गया आपका।
O4 है इस साइड में, इधर O कितना दे रखा है, 1 ही दे रखा है। अब देखो इनको सबसे पहले एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। छेड़खानी करनी है आपको इसमें, संतुलित करने के लिए आपको इसको संतुलित करना है अपन को। ये असंतुलित समीकरण कहलाएगी। इसको संतुलित करने के लिए अपन इनके अणु के अंदर छेड़खानी करेंगे, लेकिन करनी कैसे है, उसके रूल्स हैं कुछ, ठीक है ना। उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, तो आपको सब चीजें एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बुक के हिसाब से चलते हैं। तो ये कहता है कि इसकी काउंटिंग कर लीजिए, कि अपन इसकी काउंटिंग करके देख ली भैया कि भी इतने इतने दे रखे हैं अपन को ये चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गैप है, जिस अणु के अंदर सबसे ज़्यादा गैप है, उसको संतुलित करना है अपन को। तो यहाँ पे अपन देखते हैं O4 के अंदर सबसे बड़ा गैप आ रहा है। O4 जो है इसमें सबसे ज़्यादा गैप आ रहा है। यहाँ पे 1 है और उत्पाद बन रहा है इसमें 4 का गैप आ रहा है। तो इसको गैप को कम करने के लिए वो अपन इस साइड में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आप इसको 4 करोगे तो इसको 4 को तो यहाँ नहीं लगा सकते ना अपन। कई बच्चे क्या करते हैं, इस साइड में O4 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए O इधर 4 कर देते हैं। आपको नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे। यहाँ की साइड के अंदर इसके पास में, इसके पास में, यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखना है, आपको हमेशा इसके आगे ही लिखना रहेगा। अब उसके चक्कर में कोई दूसरे अणु भी क्या होंगे, वो भी, उनकी भी संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, तो होने दो। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लिख करके इसके आगे लिखना है। तो आपके पास में सबसे पहले O को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 लिख देते हैं। O को 4 लिखा आपने तो O हो गया आपके पास में 4, और ये O हो गया अपना कवरिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला स्टेप देखते हैं। O तो बराबर हो गया। अब देखो कौन है सबसे ज़्यादा, कौन दिक्कत कर रहा है, सबसे बड़ा कौन है। अब आप अगर देखोगे तो आपको सबसे बड़ा मिल रहा है फिलहाल H2। H2 आपको क्या मिल रहा है, सबसे बड़ा मिल रहा है। H2 कितना मिल रहा है आपको, H2 आपको यहाँ पे तो मिल रहा है 2 × 4। कई बच्चे क्या करते हैं, H को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 6 बना देते हैं, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। जो आगे संख्या लिखी हुई रहेगी वो नीचे वाली के साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो ये बन गया आपका 8। अब यहाँ पे कितने दे रखी है आपको, H2 दे रखा है, यहाँ पे इस साइड में H2 दे रखा है आपको। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, H के आगे कितना लगा दोगे, 4। ये आपकी हो गई H2, ठीक है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन क्या कर रहे हैं। अब अपन को संतुलित करना है Fe। आपके पास में Fe इधर है और Fe इधर है। देखो हाइड्रोजन तो आपके पास में हो गए 4, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 8। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन हो गए, ये कंप्लीट हो गया। इसको अपन बोलते हैं आंशिक संतुलित समीकरण। लिख लोगे आंशिक संतुलित समीकरण। जो समीकरण पूरी तरह से संतुलित नहीं हो रखी हुई थी ना, तो उसको आंशिक संतुलित समीकरण बोला जाता है। अब अपने पास में एक और बच गया, Fe3 इधर दे रखा है, Fe इधर दे रखा है, इधर Fe का 1 है, इधर Fe का 3 है। तो अपन क्या करेंगे, Fe के आगे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे। मान लो कि कोई साथ में है, जैसे कि यहाँ पे H2O था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अपन 3 लगाए ना, Fe को मान लो कि आपको कोई और यहाँ पे आपके पास में Fe दे रखा है, मान लो कि पहले से यहाँ पे 2 दे रखा है Fe के साथ में, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 6 बन गया। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको अगर इसको
जोड़ना है यहाँ पे, Fe को बराबर करना है उत्पाद के अंदर, तो आप क्या करोगे, Fe के आगे 2 लगा दोगे। अब जो आपका 2 लगेगा ना, तो ये Fe के लिए भी रहेगा, फेरिक के लिए भी रहेगा और O के लिए भी रहेगा। O बन जाएगा यहाँ पे 8 और Fe बन जाएंगे 6। तो इस बात का ध्यान रखोगे, जो आप नंबरिंग करोगे ना वो आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो प्लस से पहले पहले। जितने अगर प्लस बीच में आ गए ना तो प्लस के बाद में वो अप्लाई नहीं रहेंगे वो नंबर। तो इस तरह से आप अपनी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हो, है ना। कोई भी अगर आपको समीकरण दे रखी हो तो उसको आप आसानी के साथ में समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अब अपन देख सकते हैं आस पास में, यानी कि इस साइड में भी Fe3 है, इस साइड में HO2 है, 8 दे रखा है H, इस साइड में 8 H है, O4 है, O4 मिल जाएंगे आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको कहेंगे क्रियाकारक, ये कहलाता है उत्पाद। क्रियाकारक और उत्पाद, इसके साथ में इनके साथ में कुछ और चीजें भी जुड़ती है। अब कई बार क्या होता है कि चीजों की पहचान करनी रहती है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। उन चीजों की पहचान करने के लिए कोई सिंबल्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से सिंबल रहेंगे यहाँ पे, SGLAU, ये 3-4 सिंबल रहते हैं। तो ये आपको अक्सर साथ में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 3-4 सिंबल्स क्या क्या हैं, एस से बनेगा सॉलिड। सॉलिड क्या होती है, ठोस, है ना। जैसे कि अपनी Fe जो है सॉलिड है ये, तो ये इनके साथ में इनको लिखा जाता है कई बार, है ना। तो सॉलिड को अगर आपको पहचानना होगा इसमें क्या सॉलिड है क्या गैस है, तो इसको सिंबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अपन तो यहाँ पे लिख लेते हैं ठोस, सॉलिड है ये, G फॉर गैस है, ये लिक्विड है, और ये AU जो दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है, जो जल के अंदर घुल जाता है। जैसे कि नमक है आपका, शक्कर है, आप इनको अगर जल के अंदर डालोगे ना तो आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। आपने एक बड़ा सारा पत्थर लिया, पत्थर को आप जल में डालो, मट्टी का नहीं वो पत्थर सॉलिड होगा, है ना। तो उस पत्थर को आप जल में डालो, या फिर आप कोई लोहे का टुकड़ा लो उसको आप जल में डालो, तो जल के अंदर घुलेगा नहीं। जो चीज़ घुल जाती है जल के अंदर, पूरी मिक्स हो जाती है, वो होता है जलीय विलयन। तो इसके अलावा कोई केमिकल्स भी होते हैं जो जल के अंदर जाकर के घुल जाते हैं पूरी तरह से, है ना। तो उनको बोलते हैं AU बोलते हैं, और इसको जलीय विलयन बोला जाता है, जलीय विलयन। आई बात समझ में, यहां तक सब ओके। अब देखो अपने पास में जो Fe है ये है सॉलिड, आप इसको दर्शा सकते हो, ये है आपका सॉलिड। O जो है आपके पास में वो है गैस, ठीक है ना। Fe3 और O4 जो है ये है आपका पूरा सॉलिड, ये है पूरा आपका सॉलिड। इसी तरह से H2 है आपके पास में गैस। यहां तक समझ में आ गई चीजें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन इसको बताते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है यहाँ पे, इसको दर्शाने के बाद में, अब जब अभिक्रिया होती है ना, कई बार अभिक्रिया होने के लिए दाब देना पड़ता है, ताप देना पड़ता है, गर्म करनी पड़ती है अभिक्रिया के अंदर, ठीक है ना। या फिर उनको एक टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर के अंदर मान ली कि उनको रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, उनको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना पड़ता है उसके अंदर अभिक्रिया करवाने के लिए, ठीक है। तो वो सब जो भी चीज़ें दी जाएंगी साथ में, उसको यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, और उसका नाम होता है उत्प्रेरक। क्या नाम होता है उसका, उत्प्रेरक। ध्यान रखोगे कई बार सूर्य की प्रकाश की, आप आगे पढ़ेंगे अपन इन चीज़ों को, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए टेम्परेचर इतना फिक्स रखा है ना। इसके साथ ऊपर से क्लोरीन मिलाया जा रहा है ताकि ये अभिक्रिया चल सके आगे, किसी के साथ में कुछ हो रहा है तो ये सारे के सारे जो भी ऊपर से जो साथ में चीज़ें दी जाएंगी ना, क्रियाकारक के साथ में नहीं आ रही है, वो अलग से दी जा रही है। अब क्रियाकारक तो है यहाँ पे,
क्रिया कारक के लिए मान लो जैसे कि मैं उत्प्रेरक अगर आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको गेहूं पिसवाने के लिए हिसाब से बताया था उदाहरण के अंदर, तो आप गेहूं पिसवाने के लेकर के जा रहे हो, वो तो क्रिया कारक है आपका, वहां जाकर के क्रिया कारक है, ठीक है ना। अब आगे जाकर के जो आपको डिलीवर हो रहा है ना, वो है आपका आटा, लेकिन जो आप चक्की के अंदर डाल रहे हो ना, वो चक्की उत्प्रेरक है, इस बात का ध्यान रख लेना। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं और ये क्रिया को कभी गति देता है, कभी मंदी कर देता है, जिस हिसाब से अपन को क्रिया करवानी रहती है वो सारी इसके ऊपर निर्भर करती है। और इस प्रकार से आप ये सॉलिड गैस वगैरह से उसकी पहचान कर सकते हो भौतिक अवस्थाओं की, ठीक है ना। आपको समझ गए होंगे ये भौतिक अवस्था की पहचान के लिए अवस्था की पहचान करते हैं। मान लो कोई इक्वेशन लिख के दे दिया आपको, कोई समीकरण लिख करके दे दिया आपको, और उस समीकरण के अंदर आपको पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से गैस कौन सी है, और बिल्कुल आपको यहाँ पे जी लिख करके दे दिया। अगर आपने इस चीज को समझा हुआ है भौतिक अवस्था के लिए कौन सा निशान काम में ले रहे हैं, तो आप देख के बता दोगे कि हाँ गैस इसके लिए यूज में आ रही है। सॉलिड क्या है, ठोस क्या है, तो आप एस देख करके बता दोगे कि सॉलिड है। एयू क्या है, जलीय विलयन होता है एयू, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख करके आराम से बता दोगे, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये सारी चीजों के अंदर। अब देखो ये अपन ने एक उदाहरण ले लिया था, ये जो बुक के अंदर दे रखा है, जो और भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो सारे अपन सोल्व करेंगे। ये जो अपन ने टोटल कंक्लूजन किया ना, इसको आपकी किताब ने पॉइंट बना करके लिखे हुए हैं, मैंने आपको ये सीधे सीधे लिखवाए हैं आपके लिए भी। वैसे तो वो पॉइंट एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको पॉइंट्स के रूप में थोड़ा बहुत जो मैं आपको पढ़ा रहा था रेगुलर, तो उसके छोटे नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स जो आपको काम में आते रहे। एक काम में आने वाली चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस विधि को जो अपने तमाम किया ना, इसके लिए संतुलित करने के लिए, इस विधि का भी नाम है, हर एक चीज का नाम होता है ना, तो इसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के जरिए से इसको सोल्व किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। और तुक्का मार विधि भी अगर आप हिंदी के अंदर कहो तो इसको गलत नहीं होगा कि तुक्का मार विधि, ठीक है। लेकिन अपन को तुक्के उक्के नहीं लगाने हैं यहाँ पे, अपन को बिल्कुल बाकायदा चीज़ों को लेकर के चलना है, गिन करके बताना है अपन को कि भाई हाँ इसके अंदर इतने तत्व यौगिक है या आपस में इतनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा जो अभी तक अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर को। और अपन जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, इसके और फॉर्मूलाज लेंगे। एग्जाम इससे पहले पहले कंप्लीट होने चैप्टर के कंप्लीट होने से पहले पहले अपन इसके सारे सूत्र वगैरह लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-4 की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।